वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप इन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझेंगे और उन्हें ठीक से याद करेंगे, जिससे एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो सके। हमारा अपना प्रयास ये रहा है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जिसको डिस्कस नहीं किया है। अब जरूरत इस बात की है कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट देते हुए उन्हें याद करते हो और समझते हो। उन्नीस 1945 की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए और इसके ढांचे और एजेंसियों की मदद से उसके कार्य बताइए। 1945 की स्थापना के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो उसके बाद में उसने अब तक लगभग 80 साल हो गए। इन 80 सालों में उसने क्या किया है उसका मूल्यांकन करिए और उसके ढांचे और एजेंसियों की मदद से उसके कार्य बताइए। जो उसका ढांचा है और जो उसकी एजेंसियां हैं वो क्या क्या कार्य कर रही हैं, इस पर प्रकाश डालिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भी एक ऐसा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते थे। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस किसी भी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया और द्वितीय विश्व युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई थी। तब फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को 1945 में बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसकी चार्टर पर 51 देशों के हस्ताक्षर के बाद हुई। जब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बना था तो उस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तब इसकी स्थापना हुई थी। यह इस आशा के साथ स्थापित किया गया था कि झगड़ों का निपटारा करेगा और युद्ध को रोकेगा। जो आपस में झगड़े होते हैं देशों के बीच में, ठीक है, उनका निपटारा करेगा और युद्ध को रोकेगा। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य थे, 2006 तक, और ये सभी स्वतंत्र देशों के थे। तो 192 सदस्यों का होना और आज 193 सदस्य हैं, तो 193 सदस्यों का होना इस बात का पूरी तरह से इस बात को नोटिफाई करता है कि दुनिया के देश जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं और दुनिया के देश शांति से रहना चाहते हैं। इसके कार्य क्या है? इसकी आम सभा में सभी सदस्य देशों को एक वोट डालने का अधिकार है। जो 193 सदस्य इसके हैं आज, वो सभी एक वोट डाल सकते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन तथा 10 अन्य अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत से संगठन और एजेंसी हैं जो वित्तीय और गैर वित्तीय रूप में कार्य करती हैं। कुछ को धन दिया जाता है और कुछ बगैर धन के कार्य करते हैं। आम सभा में युद्ध, शांति और सदस्य देशों के बीच विवादों को लेकर वाद विवाद होता है। सदस्य देशों के सामाजिक और आर्थिक मामलों को विभिन्न एजेंसी जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं और कौन से नहीं? चुनावी शक्तियां उनके पास होती हैं, सैन्य शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वीटो यानी निषेधाधिकार की शक्ति उनके पास नहीं होती। बाकी सभी शक्तियां सुरक्षा परिषद के सदस्यों के पास होती हैं, लेकिन वीटो पावर उनके पास नहीं होती। वीटो पावर केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास ही होती है। सुरक्षा परिषद कैसे प्रस्ताव पारित करती है? सदस्य देशों के वोटों के द्वारा बहुमत के आधार पर
जिसमें हर सदस्य देश को एक वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, इस तरह से सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करती है। वह कौन से कारक हैं जो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के दावे का समर्थन करते हैं? यानी भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, इसका दावा करने के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और विश्व की लगभग 1/5 भाग जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, भारत में निवास करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने राष्ट्रसंघ की सभी पहलकदमियों में भाग लिया है और शांति बहाल करने के प्रयासों में अपनी शांति सेनाएं भेजी है। भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान देता आ रहा है। जो भी उसका हिस्सा निर्धारित किया गया है उसको वो देता आ रहा है। भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों, जाति समूह, भौगोलिक विविधताओं जैसे वैश्विक विविधता की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को उनके किस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? डैग हैमरशोल्ड, जो 1953 से 1961 तक महासचिव रहे, स्वीडन के रहने वाले थे ये, और कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, डैग हैमरशोल्ड को। ये दूसरे थे, शायद दूसरे महासचिव थे। कोफी ए अन्नान, ये घाना देश के रहने वाले थे। 1997 से 2006 तक महासचिव रहे। इन्होंने एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था और अमेरिका के इराक पर हमले का विरोध किया था। इसलिए 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये दो महासचिव थे जिनको नोबेल शांति पुरस्कार उनके अपने शांति प्रयासों के लिए दिया गया। अब ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर हैं। निषेधाधिकार के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत लगाएं। सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, सही है ये, अस्थायी सदस्यों को नहीं है। यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, सही है ये, नकारात्मक वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है? नहीं, महासचिव नहीं कर सकता वीटो का प्रयोग, केवल ये 5 देश ही कर सकते हैं। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। हाँ, 14 देश एक तरफ हो और वीटो वाला एक देश एक तरफ हो तो वो यदि नकार देगा तो फिर वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। राष्ट्रसंघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है, ये भी बात सही है। सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है, ये सही है। ठीक है, यदि 5 में से एक भी असहमत होगा तो वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं? नहीं, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के जो सदस्य हैं वो दूसरी एजेंसियों के सदस्य उन्हें बनना पड़ता है या उनका नंबर आने पर उनका वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि यदि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य बन गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा यानी जनरल असेंबली के सदस्य बन गए हैं,
तो बाकी के भी अपने आप बन जाएंगे, नहीं, उनका क्रम से नंबर आएगा और तब उनको ये दावेदारी दी जाएगी। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? परमाणु क्षमता? नहीं, यह भारत को स्थायी सदस्य का दावेदार नहीं बनाती। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। हाँ, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया था, यानी केवल 6 दिन बाद ही। तो क्या भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म से सदस्य है, इसका उसकी स्थायी सदस्यता में कोई प्रभाव पड़ेगा? जन्म से ही सदस्य होना स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत करता है। थोड़ा बहुत इसमें शक्ति है। भारत एशिया में है, यह स्थायी सदस्यता का उचित दावा नहीं है। एशिया में तो चीन भी है और बहुत सारे देश हैं। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था सहायक है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में यदि स्थिरता है तो ये जो है अच्छा माना जाता है और ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए इस आधार पर दावा किया जा सकता है। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित कौन सा नाम है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु शक्ति को शांतिपूर्ण कार्यों में लगाने के लिए कहती है, जन कल्याण के कार्यों में लगाने के लिए कहती है, एटम बम बनाने के लिए नहीं कहती है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नहीं, इससे पहले एक रह गया, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन का उत्तराधिकारी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले इसी तरह का कार्य जो है वो गेट करता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये करता था। तो उसका नाम हटा करके उसकी जगह पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO बना दिया गया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद महासचिव का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच हैं। तो इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम के साथ करिए, ये प्रश्न है। देखिए इसको, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये क्या कार्य करती है? ये सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कार्य करता है? सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? अभी मैंने बताया था इसके बारे में। परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, इन कामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है परमाणु शक्ति को। सुरक्षा परिषद क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग क्या करता है? आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराता है उन लोगों को जो शरणार्थी बन करके अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन, वही WTO, ये सदस्य देशों के बीच व्यापार की राह आसान बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, वित्त व्यवस्था की। ठीक है। आम सभा
ये क्या करती है, इसमें वैश्विक मामलों पर बहस होती है, मुबाहिसा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन करता है। सचिवालय सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, इसके कार्य क्या है? संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और किसी भी मसले पर विचार कर सकते हैं जिसमें विश्व शांति के लिए खतरे का अंदेशा हो। विश्व शांति के खतरे का यदि अंदेशा किसी चीज में है तो वो उसे देखती है। सुरक्षा परिषद अपने निर्णय व प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है, जैसे कि इराक में सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद का था। किसी भी देश द्वारा आंतरिक मसले पर भेजी गई शिकायत या द्विपक्षीय के मामलों पर झगड़ों का निर्णय कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है, जो 80 साल से चला आ रहा है, उसमें समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। पहले 51 सदस्य देश थे, पहले समस्याएं अलग थीं। अब 193 सदस्य देश हैं, अब समस्याएं अलग हैं। तो इसका जो ढांचा है उसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव करने के लिए उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं? जो देश अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। चीन, तिब्बत और ताइवान को स्वतंत्र सदस्यता दिए जाने का विरोध करता है, जबकि अनेक सदस्य उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, चीन के पास वीटो पावर है, तो वो तिब्बत को और ताइवान को जो है अपने अधिकार में लेना चाहता है। वो उनको स्वतंत्र देश के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करने देता, सदस्य नहीं बनने देता। सभी सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और वो व्यक्तिगत तौर पर गुप्त महासभा में बहुमत से होना चाहिए। सभी सदस्य जो है वो एक वोट दें। तो आम सभा में तो एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो गुप्त नहीं है। बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी हेकड़ी या वर्चस्व बनाए रखने के लिए इसकी अनुमति नहीं देती हैं। जैसे ये 5 स्थायी सदस्यता वाले जो देश हैं, ये अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 के बजाय 15 स्थायी सदस्य होने चाहिए। यह सदस्य विश्व के प्रमुख 50 राष्ट्रों को क्रमानुसार नंबर से दी जानी चाहिए। ऐसा 5 स्थायी सदस्य नहीं होने देना चाहते। वो क्यों 5 की जगह पे 15 होने देंगे? और उनको स्थायी सदस्यता मिली हुई है, तो वो क्यों उसे छोड़ना चाहेंगे? बदले हुए विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता दी जानी चाहिए। पर्यावरण की समस्याओं, आतंकवाद की समस्याओं, परमाणु अस्त्र शस्त्र को समाप्त करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विवादों को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन फिर भी विभिन्न देश इसे बनाए रखना चाहते हैं। इससे जरूरी मानने के क्या कारण है? क्यों बनाए रखना चाहते हैं? यह सच है कि अपने जीवन काल के लगभग 80 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में छिड़े अनेक राष्ट्रों के मध्य संघर्षों, झगड़ों और युद्ध को पूरी तरह नहीं रोक सका। यह भी सही है कि प्रत्येक युद्ध का दुष्परिणाम प्रभावित लोगों को जान माल और सम्मान की हानि के रूप में झेलना पड़ता है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक सका, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी परवर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस की तरह दूसरे युद्ध के बाद असफल नहीं हुआ है और तीसरे विश्व युद्ध को साकार रूप नहीं लेने दिया है। असफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है?
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना विश्व और खस्ता हाल होगा। आज विभिन्न समाजों तथा मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। आज हर एक देश, चाहे वो कितना भी गरीब है, वो धनी देशों के साथ उसके संबंध बनते चले जा रहे हैं और वो अपने विकास कार्यों में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ऐसा बन जाए जहां अमेरिकी रवैया और नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य बन चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। निसंदेह इससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में प्रशंसनीय मदद मिली है, क्योंकि हर एक देश का प्रवक्ता अपने देश की समस्या को लेकर के आम सभा में डिस्कस करता है और दुनिया के सभी सदस्य देश उसे सुनते हैं और उस पर अपने विचार देते हैं। यह सही है कि कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम हैं, लेकिन यह भी सही है कि बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण पर्याप्त सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों के निर्माण और रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रयोग और निर्माण को रोकने में इस संस्था को सफलता मिली है। ठीक है, जो जैविक हथियार बनाना चाहते थे कुछ देश रासायनिक हथियार बनाना चाहते थे, तो ऐसे हथियार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं बनने दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन कीजिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा चर्चित जो अंग है वो सुरक्षा परिषद है और इसमें भी जो सबसे ज्यादा चर्चित बात है वो है कि सदस्यों की कमी। सदस्य जो हैं इसके पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते और फिर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है 5 देशों की स्थायी सदस्यता, उनको वीटो अधिकार होना। तो उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। इसके ढांचे में बदलाव ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना है। विश्व की 5 बड़ी शक्तियां जिसमें स्थायी सदस्यता और 10 अन्य महत्वपूर्ण देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। मेरे विचार से अब विश्व की बदलती परिस्थितियों में इस अंग का परिवर्तन होना चाहिए। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 15 और 36 कर देनी चाहिए। 15 स्थायी सदस्य हों और 36 अस्थायी हों। इसके प्रस्ताव को कुल 51 राष्ट्र मिलकर बहुमत से पारित करें, जिस पर विचार विमर्श महासभा में भी होना चाहिए। और जब भी सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पारित करती है तो 51 सदस्य देश मिलकर के इस पर प्रस्ताव पारित करेंगे, तो वो प्रस्ताव जो है दुनिया के लिए हानिकारक नहीं होगा और दुनिया के सभी देशों को लगेगा कि भाई बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है, हम ही गलत हैं, बल्कि ये लोग सब सही हैं। जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, उनके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं होनी चाहिए और इस बात का निर्णय महापरिषद के सदस्य राष्ट्र विशेष बहुमत से कर सकते हैं। क्योंकि जो राष्ट्र नहीं मान रहा है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वहां पर सेनाएं भेजनी चाहिए और वो सेनाएं भी संयुक्त होनी चाहिए, सभी देशों की होनी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष बनाया जाए, जिसमें निश्चित रूप से प्रत्येक महीने हर राष्ट्र अपनी कुल राष्ट्रीय आय का एक निर्धारित हिस्सा दान करे। प्राकृतिक विपत्तियों के समय इस कोष का इस्तेमाल अनुदान के रूप में हो, लेकिन 15 या 20 वर्ष के बाद उस राशि को वसूल किया जाना चाहिए। अनुदान के रूप में तो दिया जाए, लेकिन 15-20 साल बाद
जब वह देश थोड़ा संभल जाए तो उसे वापस करना चाहिए वो पैसा। सुरक्षा परिषद को एक स्थायी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनानी चाहिए, स्थायी तौर पर, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मानवीय और अन्य सहयोग दें। ठीक है, वो हर देश से कह सकता है कि भाई तुम्हें इतनी सेना भेजनी है, तुम्हें इतनी भेजनी है, तुम्हें इतनी भेजनी है, तो वो स्थायी तौर पर सेना बनाए और उस सेना को अपने आधार पर, अपने आदेश के आधार पर उसे जहां पर झगड़ा हो रहा है, जहां देश नहीं मान रहे हैं, वहां पर भेजे। तो इस तरह के सुझाव, यदि इस तरह के सुधार जो है बहुत आवश्यक हैं और ये होने भी चाहिए। इस प्रकार अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सभी प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरे होते हैं। आशा है आप इनको अच्छी तरीके से याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के प्रश्न उत्तर इसमें हैं। अगला लेसन अध्याय 5 हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।